जो बात हम लोगों ने यहां रखी, जो सुझाव आए, सरकार बनने पर हम लोग अमल करने का काम करेंगे। और उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार में एग्जेम्पलरी काम किए हैं और वो उदाहरण बने देश के लिए। जो एक्सप्रेसवे डिजाइन किया समाजवादी सरकार में, उसके बाद जो एक्सप्रेसवेज बने वो मिलते जुलते उसी डिजाइन के आसपास के हैं। जो डिजाइन समाजवादियों ने दी, उसके बाद एनएचएआई को भी अपनी डिजाइन बदलनी पड़ी। हम लोग देश के प्रधानमंत्री देते हैं, लेकिन मुंबई से जोड़ने वाला दिल्ली का एक्सप्रेसवे अब जुड़ रहा है यूपी से जाकर के। लेकिन उन्होंने अभी भी अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो गांव था उसको नहीं जोड़ा है। तो इंसानियत और दुनिया को जो बेहतर बनाए वो हमारे लिए क्रिएटिविटी है। जो पॉजिटिव सोच है वो हमारे लिए क्रिएटिविटी है। सस्टेनेबिलिटी को लाए वो हमारे लिए क्रिएटिविटी है। इक्वलिटी को जो बढ़ावा दिए वो हमारे लिए क्रिएटिविटी है। तो उसी दिशा में हम लोग बैठ करके काम कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में एक बेहतर भारत बने, बेहतर इंडिया बने, बेहतर हिंदुस्तान बने, उसके लिए हम लोग काम करते रहेंगे। यही हमारा विजन इंडिया का मकसद रहा है। हमारे उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं आखिरी वक्त पर एमओयू करने गए और उन्होंने भी महाराष्ट्र से सीखा कि अपने ही के लोगों को ले जाइए और एमओयू करके आ जाइए। तो भाई आखिरी वक्त पे एमओयू आप कर रहे हैं तो जमीन पर कब उतरेगा कोई? और जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी समाजवादी सरकार के समय पर थी, उस इंडस्ट्रियल पॉलिसी से अलग आपने क्या किया है? मुझे याद है कि उत्तर प्रदेश ने सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग स्कीम लेकर के आए थे, पॉलिसी लेकर के आए थे, और उसकी वजह से देश के बहुत सारे उस समय मोबाइल बनाने वाली कंपनियां या असेंबल करने वाली कंपनियां नोएडा में आई। और उसका परिणाम यह हुआ कि सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग और असेंबल होने लगे मोबाइल, जिसके लिए प्रधानमंत्री जी भी कहते थे। तो आप आखिरी वक्त में एमओयू करने जा रहे हैं। और जैसे देखा हम लोगों ने तस्वीरों में कि आप भारत के ही लोग जाकर के दूसरी धरती पे एमओयू करके भारत आ रहे हैं, तो आप यहां क्यों नहीं एमओयू किए? और फिर देश के प्रधानमंत्री जी से साथ एक उन्होंने बहुत बड़ी समिट की थी जिसमें लगभग 50 लाख करोड़ के एमओयू हुए थे। डिफेंस एक्सपो को भी अगर हम जोड़ दें तो उससे ज्यादा बढ़कर के एमओयू हुए थे। आज 10 साल बाद बताएं कि जमीन पर कितना उतरा है, और ये बताएं कि इन्वेस्टमेंट कितना आया, उससे जॉब्स और नौकरी कितनी मिली है, या आपने इंसेंटिव कितना दिया है अगर वो कोई प्रोजेक्ट आया जमीन पर। और फिर देश के प्रधानमंत्री को यूपी ने दिया। तो हिसाब किताब जो उत्तर प्रदेश की जनता मांगेगी वो केवल 10 साल का नहीं मांगेगी, दिल्ली के 12 साल, तो 22 साल का हिसाब किताब मांगना पड़ेगा। हमारे उत्तर प्रदेश के लोग उत्तर प्रदेश छोड़ करके ना जाएं, बल्कि दूसरे प्रदेश के लोग आएं और उत्तर प्रदेश में काम करें, ऐसा सपना हम लोग देखते हैं। तब देश बनता है। और यूपी कहे कि गुजरात के लोग नहीं आ सकते, यूपी में चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, तो बताओ प्रधानमंत्री जी कहां चुनाव लड़ेंगे जाकर के? आप लड़ाओगे महाराष्ट्र में? तो मैं तो प्रधानमंत्री जी से कहूंगा कि आपके भी पुराने साथी रहे हैं, हमारे भी बहुत अच्छे साथी हैं, अब आप यूपी से चुनाव मत लड़िए, महाराष्ट्र से चुनाव लड़िए। ये आज के जमाने में, इसीलिए मैं क्या कहता हूं, इक्वलिटी और सबको बराबर, देश हमारा आपका है, यही हमारी हिंदुस्तानियत है। अब जैसे आप लोगों ने शायद सुना होगा, छत्रपति शिवाजी महाराज जी के नाम पर सबसे बड़ा आगरा में बनने जा रहा है। वो किसने बनाया? अगर महाराष्ट्र के लोगों को इतनी चिंता है और महाराष्ट्र की सरकार को अगर चिंता है, तो हम तो केवल 300-400 करोड़ का बना रहे थे। छत्रपति शिवाजी महाराज जी के नाम पर जो सबसे दुनिया का बेहतर म्यूजियम बनने जा रहा था, उसको बीजेपी ने रोक दिया है। मैं कहूंगा यहाँ के तमाम लोगों से जो उनके रास्ते पे चलते हैं, उनसे प्रेरणा लेते हैं समय समय पर, कि महाराष्ट्र से 1000 करोड़ रुपए कम से कम भिजवाओ। और मैं आज आपसे कह के जा रहा हूं, एक बार मैंने आसिम भाई आपसे कहा था, अगर आपको याद हो, कि हम इटावा में 1000 एकड़ का पार्क बनाएंगे छत्रपति शिवाजी महाराज जी के नाम से, क्योंकि हमारा उनसे बहुत पुराना गहरा रिश्ता है। एलपीजी का नया फुल फॉर्म आया, लापता गैस, और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को इतना अच्छा मौका मिला विश्व गुरु बनने का। सोचिए अगर वॉर नहीं होता
और हमारे देश के प्रधानमंत्री बीच में खड़े हो जाते, कहते वॉर नहीं होने देंगे, क्योंकि वो इजराइल तो गए थे, केवल उन्हें लैंडिंग करनी थी, जैसे उन्होंने किसी देश में लैंडिंग कर ली थी बिना परमिशन के। ईरान में उतर जाते और कहते मैं खड़ा हूं, अब वॉर नहीं होने दूंगा, तो यकीन करना वो दुनिया के विश्व गुरु बन जाते। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि अंडरग्राउंड लोग क्या कर रहे हैं, ये पेपर कैसे इस तरह का बन रहा है। जो अंडरग्राउंड लोग हैं, संगीत साथी लोग हैं बीजेपी के, वो ऐसा क्वेश्चन पेपर क्यों बनने दे रहे हैं? नहीं, वो लीक होना पुरानी आदत है, वो हर चीज पूरी सरकार में लीकेज है, इसीलिए पीडीए बनाया है। जितने भी लोग पीड़ित, दुखी, अपमानित लोग हैं, सब हम लोग साथ मिलकर के काम करें, उसी से सम्मान मिलेगा, उसी से हक मिलेगा। ये मैं ही कहता हूं, ये बातें तो, ये बात तो मैं ही कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, गैंग है। अब देखिए आप, गैंग क्यों नहीं है? पूजनीय शंकराचार्य, उनको स्नान नहीं करने दिया। ये हमारी वैदिक परंपरा है कि शंकराचार्य वहां पे सबसे पहले स्नान करने जाते हैं। उनके 2 डिप्टी सीएम लोगों ने कहा कि जब भी हमें पूजनीय शंकराचार्य जी मिलेंगे, हम माफी भी मांगे, इस महापाप के लिए माफी मांगेंगे और उनसे आशीर्वाद भी लेंगे। लेकिन उनके गैंग लीडर ने कह दिया कि अगर कोई माफी मांगने गया तो उसको कैबिनेट से निकाल दिया जाएगा। इसलिए मैं गैंग कहता हूं। मेरा चुनाव आयोग से एक ही निवेदन है कि फेयर इलेक्शन कराएं, वो बीजेपी की कठपुतली बन के चुनाव ना कराएं। हम लोगों ने एसआईआर में देखा है, बीजेपी एडमिनिस्ट्रेशन और चुनाव आयोग एक था। ये चुनाव लूटने की तिगड़ी थी, और मैं इस बात को इसलिए साबित करता हूं कि जब एसआईआर के बहाने इन्होंने एसआईआर किया और फॉर्म 7 भरवाना शुरू किया, वोट कटवाना, तो हमने अपने एक कार्यकर्ता को जिम्मेदारी दी और एक व्यक्ति को पकड़ा, जिसमें बीजेपी के लोगों ने उसके दस्तखत करवा दिए, साइन करवा दिए और वोट कटवा दिया उन्होंने। और जब हम लोगों ने जमीन पर उसको पता किया, तो वो नंदलाल, जिसको फॉर्म 7 भर करके दिया था, वो दस्तखत करना नहीं जानता है। और लखनऊ की प्रेस के सामने हमने कहा कि ये देखिए, ये दस्तखत करना नहीं जानता है, इसकी दस्तखत कर करके वोट कटवा दिया है। अभी तक किसी भी जिलाधिकारी पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसका मतलब ये हुआ कि बीजेपी जिसका चाहती थी वोट कटवा रही थी, और एडमिनिस्ट्रेशन उनका साथ दे रहा था, और चुनाव आयोग आंख बंद करके बैठा हुआ था। इसलिए अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस चुनाव आयोग कर रहा है, तो हमारा चुनाव आयोग से एक ही निवेदन है कि भारतीय जनता पार्टी का बनकर के चुनाव न कराएं, बल्कि फेयर इलेक्शन कराएं, अपनी क्रेडिबिलिटी साबित करें कि हां, चुनाव आयोग बिल्कुल निष्पक्ष है। भारतीय जनता पार्टी कोई टक्कर नहीं दे रही है, वो रिस्पेक्टेड हार चाहती है बंगाल में, बस सम्मानजनक हार हो जाए बस उनकी। मैं आपको दोबारा कहता हूं, बंगाल के लोग जागरूक लोग हैं, समझदार लोग हैं, और वहां पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी बनने जा रही हैं फिर एक बार। भारतीय जनता पार्टी की बेईमानी बंगाल के लोग जानते हैं, और उत्तर प्रदेश के लोगों ने तो बहुत करीब से देखा है। इसलिए बंगाल के लोग पुनः ममता बनर्जी को जिता करके एक बार फिर उनकी सरकार बनवाने जा रहे हैं, क्योंकि एलपीजी का जवाब नहीं दे पाएंगे लोग। और जो भेदभाव किया इन्होंने, भारत सरकार ने जो उनके साथ भेदभाव किया है, वो बंगाल की जनता भूल नहीं सकती है। उन ताकतों से हम नहीं लड़ पाए जिन ताकतों ने कभी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को हरवाया था। उन ताकतों का हम नहीं मुकाबला कर पाए। उन पे संसाधन बहुत हैं, उन पे हालांकि नहीं बोलना चाहिए लेकिन फिर भी बोलें, ये सब भी बहुत हैं, ये सब भी बहुत हैं। उसके कारण हम लोग लड़ाई नहीं जीत पाए, लेकिन ये लड़ाई हमेशा चलती रहेगी और बहुजन समाज को हम लोग जोड़ते रहेंगे। जो कभी सपना देखा था डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने मिलकर के आगे काम करने का, उन्हीं विचार के लोगों को हम लोग जोड़ करके उत्तर प्रदेश में आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला ही नहीं करेंगे, बल्कि उनका सफाया करने का काम 2027 में करेंगे।
मैं तो सरकार से कह रहा हूं, बीजेपी के लोगों से कहना चाहता हूं कि आपने एक अच्छा खासा मौका खो दिया। आपके नेता विश्व गुरु बन गए होते अगर ये वो लड़ाई ना होती, युद्ध ना होता, तो हमें आपको इस तरीके से लाइन में न लगना पड़ता। और सोचिए, अफवाहजीवी कितने बड़े अफवाही हैं, कितनी अफवाह फैला रही लोग, अफवाहजीवी लोग, कि विपक्ष झूठ बोल रहा है। और मुझे तो ये भी जानकारी है कि सबसे ज्यादा परेशानी मुंबई में भी आ गई है, जो कि समुद्र का किनारा है, गैस सिलेंडर नहीं है। और आखिरकार किसने फैसला लिया था कि कॉमर्शियल गैस सिलेंडर इतने दिन में भरे जाएंगे? और जब आप ऑनलाइन भरने जाते हैं तो आपका कंप्यूटर एरर दिखाता है। यूपी में कोई नई व्यवस्था कर दी है इन्होंने, टेक्नोलॉजी के सहारा लेकर के, कि अगर आप ऑनलाइन भरना चाहेंगे सिलेंडर का तो एरर दिखा रहा है, आप भर ही नहीं सकते हैं वो। तो ये कौन कर रहा है? ये जो गैस उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। इतना बड़ा संकट आया एनर्जी सिक्योरिटी का, सरकार की क्या तैयारी थी? सरकार ने जनता को ऐसे छोड़ दिया। परिवर्तन तो एक ही देखोगे कि योगी जी हट जाएंगे, हम मुख्यमंत्री बन जाएंगे। बुलडोजर पर दिमाग नहीं होता है, बुलडोजर पे दिमाग नहीं होता है, उसका ड्राइवर बदल जाएगा बस। जो अभी अलायंस उसके साथ ही जाएंगे। कांग्रेस पार्टी हमारी पुरानी मित्र पार्टी है और इंडिया अलायंस के हम लोग पार्टनर हैं, साथ साथ जाएंगे। समाजवादी पार्टी का बहुत खास संगठन कहीं नहीं है, इसलिए समाजवादी पार्टी आसाम के अलावा सब जगह इंडिया गठबंधन को समर्थन कर रही है। और आसाम में भी एक सीट का है, अगर नहीं देंगे तब भी हम लोग समर्थन करेंगे। हालांकि लोकसभा में मैं अपनी काम और राजनीतिक परिस्थितियों की वजह से मैं उस बहस में हिस्सा नहीं ले पाया जिसमें मुझे हिस्सा लेना चाहिए था। सवाल यह था कि किसी एक जर्नल ने किताब लिखी है और इस किताब का उदाहरण राहुल गांधी जी लीडर ऑपोजिशन हाउस में रखना चाहते थे, क्योंकि किताब छपी नहीं थी, किताब के बारे में ऑथेंटिसिटी नहीं थी, इसलिए वो बात नहीं रख पाए हैं। हालांकि वो बात मैं अगर रखता तो मैं बीजेपी के लोगों से कहता कि जाकर के देखो वो 120 बहादुर फिल्म, जिसमें उनके सीनियर ऑफिसर ने मना किया था कि आपको जरूरी नहीं है लड़ाई लड़नी है सीमा पर, जरूरी नहीं है कि आप फौज वहां पर खड़ी करें, आप वापस आइए फौज। लेकिन उस समय के कमांडेंट ने, शैतान सिंह ने, ये रिस्क ली और रिस्क लेकर के हर जवान आखिरी गोली तक लड़ा, हर जवान की जान चली गई, कुछ ही लोग उसमें जिंदा बचे, उनका सम्मान मैंने किया था। तो आखिरकार फौज में हम लोग सिखाते क्या हैं? आप सिखा क्या रहे फौज में? वो बहस, वो सवाल मैं यहीं छोड़ जाता हूं, लेकिन लोकसभा में पूरा सवाल जरूर पूछूंगा मैं।